Hello and welcome everyone. We are here once again with a 30-minute series. And today we don't have a very classical topic in biology, but we will be talking about the fundamentals which are required for everyone related to the queries or inquiries about various kind of exams for the research field. आज हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम बात करेंगे बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की और उन सवालों की, उन क्वेश्चंस की जो कि आप लोग ढूंढते हैं कई जगह अपने करियर के लिए, अपने रिसर्च फील्ड को चूज करने के लिए. सो आई विल से इन दिस सेशन वी विल टॉक मोस्टली अबाउट द गाइडेंस टू रिसर्च. So fundamentally, I'll say that why research is important. सबसे पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि अगर आप रिसर्च को एज ए करियर चूज करना चाहते हैं, so there may be some perks, that means benefits, there may be some drawbacks or limitations. कुछ पर्क्स भी होंगी, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, और आपको एक करियर का डिसीजन लेने के लिए कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है, उसके लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन चीजों को. इसके बाद हम इस वीडियो के एंड तक बात करेंगे उन सारे डोर्स की, उन सारे रास्तों की जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए पॉसिबल हो सकते हैं एक अच्छे रिसर्च करियर की शुरुआत करने के लिए. तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप बीएससी, बीटेक, एमएससी इसमें से किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं या इनमें से कोई भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, by the subjects which are associated with life sciences. अगर life sciences के किसी भी stream से, that might include biochemistry, microbiology, life sciences, biology और microbial technology, genetic engineering, plant biotech, animal biotech, जहां भी life science subject आता है और आप अगर इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं या इनको पूरा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है. सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर लाइफ साइंस में एनरोल्ड हैं, आपने लाइफ साइंस पढ़ना शुरू करी है, तो इसके क्या मायने हैं आपकी जिंदगी में और आप इसको एज ए करियर पाथ कैसे ले सकते हैं, इस बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे. और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ इंपॉर्टेंट रास्तों की बात करेंगे जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने उस करियर को अचीव करने के लिए. तो लाइफ साइंस में आपके सामने कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं. हालांकि बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते भी होंगे और इन चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी भी होगी, लेकिन करियर गोल एक ऐसी चीज होती है जिसमें कई बार लोग क्लियर नहीं होते हैं. और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें बहुत ही क्लियर या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना जरूरी भी है. पीपल चेंज देयर करियर ऑफन. अगर उन्हें लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है किसी करियर में, तो वो करियर स्विच भी करते हैं, जॉब्स को भी स्विच करते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन सर्कमस्टांसेस, योर ओन कंडीशंस, दैट व्हाट यू लाइक बेटर. एंड द गुड थिंग इज कि आप वही करिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, जिसमें आप आउट परफॉर्म कर सकते हैं. उससे आपका भी फायदा होगा और जो कंपनी है या जो नेशन है उसका भी फायदा होगा. सो चूज अ करियर with which you are happy. Now, if you look at the career options in science, particularly in life sciences, which we can also call biology, biology में आपके पास कौन से करियर होते हैं. So we have variety of career options in biology, especially after your bachelor's और मास्टर्स डिग्री. आपके पास अगर लाइफ साइंस में बैचलर्स या मास्टर्स की लाइफ साइंस में डिग्री है, तो आप कई जगह जा सकते हैं. उनमें से एक होता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर और समटाइम्स पब्लिक सेक्टर कंपनीज. यानी कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं. लाइफ साइंस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अक्रॉस द ग्लोब, केवल इंडिया में ही नहीं. तो आप उन कंपनीज में से किसी जगह अपना एक करियर चूज कर सकते हैं. देर आर मल्टीपल रोल्स एंड मल्टीपल टाइप ऑफ कंपनीज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोल्ड ड्रिंक पीते हो पेप्सी की,
पेप्सिको जो कंपनी है, या फिर बहुत सारे बेवरेजेस आती हैं, फ्रूट जूसेस हैं, और बहुत सारे पैकेज फूड मटेरियल्स आते हैं. तो देर आर नंबर ऑफ फूड प्रोसेसिंग कंपनीज विच look forward to have students from various branches of life sciences. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी में जो है फूड की क्वालिटी चेक करने के लिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे हैं, कहीं फर्मेंटेशन कंपनी है, तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, उसमें बायोकेमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स हियर विल बी द प्रोसेस डेवलपमेंट. So if you're looking for a company, you will generally find jobs for the process development, especially in those kind of companies such as food processing companies. But you will not be having enough time and enough resources for doing fundamental research or basic research. So if you just want to earn money and if you want to contribute something towards those kind of industries, these are good options for you. आप इन sectors में जा सकते हैं. Apart from that, there are several other sectors. Like एक बहुत बड़ा sector है pharma sector. दवाइयां बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, स्पेशली इफ यू हैपन टू गो टू हिमाचल प्रदेश, देर आर सेवरल फार्मास्यूटिकल कंपनीज लोकेटेड ओवर देयर. और अगर आप वहां से हैं तो आप अपने एरिया में काम करना चाहते हैं, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू. सो यू कैन गो टू द फार्मा सेक्टर. हालांकि फार्मा सेक्टर और बाकी जितनी भी फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज या बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें एक मेजर डिफरेंस होता है. वो ये कि यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग के साथ साथ रिसर्च में भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है. You might also be involved in doing some kind of research such as drug discovery or drug development. So एक तरफ जहां इस फील्ड में आपको माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत ज्यादा थी, दूसरी तरफ यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, ड्रग डेवलपमेंट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ती है. So depending upon what expertise you have chosen during your masters or bachelors, you can look forward to have to join these companies. And there are many roles. इन कंपनीज में भी बहुत तरह के रोल्स होते हैं. यू कैन रेगुलरली लुक अप फॉर द ओपनिंग्स इन दीज कंपनीज. यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड लुक एट their hierarchical structure or their corporate structure, and you can find out that what kind of job is suitable for you and what kind of eligibilities do you have. But one thing is certain, इन कंपनीज में अगर आपको जॉब करनी है या कंपनीज में ही जाना है, तो आपको डिग्रीज के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स की भी बहुत जरूरत होती है, which is not, I will say, not very much required if you're going to the academia or in the basic research. Those kind of skills will not be required over here. यहाँ पर आपको fundamental techniques, आपका जो technical hand है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. Practical knowledge आपको ज़्यादा होनी चाहिए besides theoretical concepts. Now the second option, second very important option is in academia. And third option is completely in the रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस. तो या तो आप एकेडेमिया में जा सकते हो, यानी कि एकेडेमिया में भी दो तरह की ऑप्शंस आपके पास हैं, दो तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं. एक तरह की अपॉर्चुनिटीज है टीचिंग अपॉर्चुनिटीज और दूसरा है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज. सो आइदर यू कैन गो फॉर टीचिंग, you can teach students and you can build the strength in those people, but for that you should have kind of competence. अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो आप टीचिंग में जा सकते हैं. लेकिन साथ ही साथ अगर आप प्योर रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, if you have very good questions in your mind, scientific questions in your mind, then either you can start your research career in universities, or there are hundreds of research institutions in India, and the doors are also open abroad if you want to go globally. Globally भी आपके पास teaching और research के option available रहते हैं. Now here you should have skills of teaching, you should have good research background itself, and यहाँ पर भी आपके पास बहुत अच्छा proven research background होना चाहिए. So irrespective of which job you want to join, आप इनमें से कोई सी भी job join करना चाहें, हालांकि बैचलर्स लेवल के बाद आप कंपनीज में डायरेक्टली भी जा सकते हैं. बीटेक के बाद इट इज पॉसिबल टू अप्लाई फॉर सम ऑफ द पोजीशंस, बट दे आर आल्सो ओपन फॉर मास्टर्स स्टूडेंट. आई वुड से दैट फर्स्ट यू शुड गैदर सम रिसर्च एक्सपीरियंस, क्योंकि इन सभी जगह अगर आप रिसर्च वाली पोजीशंस पर जाएंगे, यू विल हैव बेटर पर्क्स, यू विल हैव बेटर पोजीशंस कंपैरेटिवली if you just join just after your bachelor's degree or master's degree. तो मैं यही कहूंगा कि इन सब जगह जो तीन मेजर ऑप्शंस हैं, इनमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, एंड दैट इज योर रिसर्च एक्सपीरियंस.
आपको रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज रिसर्च एक्सपीरियंस? इट इज बेसिकली गेन थ्रू वेरियस काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स. या तो ट्रेनिंग्स के थ्रू गेन हो सकता है, या फिर PhD is a very good option where you will also hold a degree and you will also get plenty of research experience. So PhD must be important for any of these careers. हालांकि एक करियर ऐसा है जहां आप इन तीनों के अलावा भी कुछ कर सकते हो, and that is the entrepreneurship. You can start your own business in the sector of life science or biotechnology. But I have seen many people who just start their business after doing bachelor's or master's, and they don't do good because बिजनेस स्टार्ट करने के लिए न केवल पैसे की जरूरत होती है, बल्कि आपको एक अच्छी कॉम्पिटेंस की भी जरूरत होती है. इफ यू आर नॉट हैविंग मेड एनी डिस्कवरी और यू हैव नॉट डन एनी पेटेंट्स, then you will not have intellectual property with you. And intellectual property is a very important aspect when you have to start a business. अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए आपके पास एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास कुछ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि कोई डिजाइन है, कोई पेटेंट है, या कोई आपने बड़ी डिस्कवरी की है जो आप पब्लिश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई प्रोडक्ट बनाकर सेल आउट करना चाहते हैं. सो फॉर दिस ऑल्सो, इफ यू वॉन्ट टू गो एंड डू एंड ब्लूम इन दिस फील्ड, a PhD, I will say, will be very, very useful. So now when you have looked at these things, जब हमने इन चीजों को देख लिया, अब बारी है कि MSc के बाद या BSc के बाद आप PhD के फील्ड में एंटर कैसे करेंगे. So how to go for that field? So what are your doors? आपके लिए रास्ते कौन से हैं, आपके लिए डोर्स कौन से हैं जहां से आप एंटर कर सकते हो इस फील्ड में? I would say there are many ways, कई रास्ते हैं. And basically, the most important part is to fetch your fellowship. आपको PhD करने के लिए अपनी एक फेलोशिप के लिए कोई एग्जाम या कोई क्वालिफिकेशन हासिल करनी होगी, जिससे कि आप उस पूरे ड्यूरेशन के लिए, PhD के ड्यूरेशन के लिए अपने आप को सस्टेन कर सकें. सो दिस विल हेल्प यू टू सस्टेन financially, and it will also help you to get admission to premier institutes or premier organizations. Now, in order to get that fellowship, you have to give nationwide competitive exams. And among those popular exams are, one exam is conducted by National Testing Agency, NTA, but it is evaluated and fellowship is given by CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research, located in New Delhi. Then other than that, you have another agency called Indian Council of Medical Research. You have another agency called Department of Biotechnology. You have another agency called Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR. And also you have openings through Indian Institute of Technologies by this exam. There is one more option where you don't have to give exam, but only you have to prove yourself by securing the first rank in your college. And if you secure first rank in your college or university, you can directly get PhD fellowship by agency called DST. There is a fellowship called Inspire Fellowship. कौन सी फेलोशिप होती है? इंस्पायर फेलोशिप होती है. तो मैंने आपको 5 दरवाजे या 5 रास्ते बताए. 1, 2, 3, 4, 5, okay, 6. There are 6 doors to enter into the field of PhD. You can choose any one of them. इनमें से कोई भी एक आप चूज करते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपके लिए PhD करने के रास्ते ओपन है. इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं. अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हो या नहीं करना चाहते हो, देयर आर मोर ऑप्शंस. और भी ऑप्शंस हैं. वन ऑप्शन इज टू लुक फॉरवर्ड to go abroad. There are no exams for that. You just have to write a very strong proposal and you should have a good experience in research. You can try going abroad, or you can even look for local funding, which is at the level of
प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर अगर फंडिंग अवेलेबल है, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद दैट गाइड एंड यू कैन डू पीएचडी. सो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बताए, विदाउट एग्जाम भी, दीज आर ऑप्शंस विदाउट एग्जाम, एंड दीज आर ऑप्शंस विद एग्जाम. तो ये इतने सारे रास्ते हैं. आई होप आप सब लोग इनसे अवेयर होंगे. सो देर आर 6 paths लाइक दिस, एंड 7, 8 एंड दिस वन. तो 5 रास्ते हैं जो एग्जाम के साथ हैं, और 3 रास्ते हैं जो बिना एग्जाम के हैं. आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो अपने आप को. नाउ आई वुड से दैट व्हाई these exams are important. क्योंकि इन एग्जाम्स में एक और खास बात होती है. दे नॉट ओनली प्रोवाइड यू अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग पीएचडी, they not only provide you fellowship for sustaining yourself, but they also help you to prove yourself in a very large crowd which is competing for the PhD. अगर आप इसमें अच्छी रैंक लेकर आते हो तो अपने आप को आप एक तरह से वो एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड शो करता है, और ये भी पता चलता है कि आप compete करके आए हो and you are much better than the other students. Although that generalization cannot be made, you can still be a very good researcher if you have not qualified any of these exams. That is very much possible. So now the question is, how to qualify these exams, how to prepare, and where to get information. तो मैं आपसे कहूंगा कि बहुत सारे YouTube पर आपको वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, हजारों वीडियोस हैं, हजारों लोग जानकारियां देते हैं, एंड दे क्लेम, बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं कि कब एग्जाम की डेट होगी, कब कैसा फॉर्म आएगा, कितने परसेंट पे कट ऑफ होती है. दुनिया भर की जानकारियां आपको दी जाती हैं. कई सारी जानकारी उसमें से मिसलीडिंग भी हो सकती है. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपको नाम पता होना चाहिए. द ओनली थिंग यू शुड नो इज which exams are available. I think this information would be good enough. You can take a screenshot and you can keep it with you. And now you are wise enough. अगर आप ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं, कर रहे हैं, या बैचलर्स में हैं, तो इतनी जानकारी तो आपको है कि अगर इनमें से किसी भी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी. डोंट वॉच यूट्यूब वीडियोज फॉर दैट. उसके लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है. फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कब निकलेगा, कितनी सीट होंगी, कितनी फेलोशिप मिलेगी, अरे भाई ये तो पता चल जाएगा. आप जब फॉर्म भरोगे, क्वालिफाई करोगे, तो फेलोशिप कितनी होगी प्रोस्पेक्टस में दिया होगा. इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रोस्पेक्टस कहां से मिलेगा, ये जानकारी कहां से मिलेगी, वो जानना जरूरी है. सो देर आर ऑफिशियल वेबसाइट्स फॉर ऑल दीज थिंग्स. जितने भी एग्जाम होते हैं इनके लिए हर साल कोई ना कोई कंडक्टिंग एजेंसी होती है जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है. द बेस्ट थिंग टू डू इज यू गो टू द वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव एजेंसीज. यू कैन सिंपली मेक यूज ऑफ गूगल सर्च. आप गूगल सर्च यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू नो अबाउट गेट, just search GATE 2024 and go to the website. If you want to learn about DST Inspire, search on Google and go to the official website. Don't go here and there. I must warn you about that, because there are many people who are making YouTube videos just for the sake of promotion, and they are not providing you the correct set of information. क्योंकि वो थोड़े ना एजेंसी है. यूट्यूब वीडियो जो बना रहे हैं वो थोड़े ना एजेंसी है, मैं भी नहीं हूँ. इवन आई एम नॉट ऑथराइज्ड to tell that what is cutoff of CSIR and how many seats are there in CSIR this year, when the exam will be conducted. I'm not the authorized person, and this video is not the right place to know these things. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप एग्जाम की वेबसाइट पर जाइए, जो भी कंडक्टिंग एजेंसी है वहां से लेटेस्ट उनका जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है वो डाउनलोड कीजिए. क्योंकि अगर आप वीडियोस देखेंगे उनमें कोई पुरानी जानकारी हो सकती है. हो सकता है कि इस साल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल गया हो सकता है कि इस साल एग्जाम का ट्रेंड बदल गया हो, एग्जाम का पैटर्न बदल गया हो. तो कभी भी आपको उन जेन्युइन वेबसाइट्स पर जाना है. लेट मी जस्ट टेक यू क्विकली थ्रू ऑल दोस थिंग्स. मैं क्विकली आपको एक दो चीजों के बारे में बताता हूं दैट हाउ यू कैन गो टू दोस थिंग्स. एंड let us first talk about
So let's see how the information about CSIR will come to you. So if you want to talk, if you want to know about CSIR exam, आपको CSIR कब देना है, कब उसका notification आएगा. So as I told you that CSIR is conducted by National Testing Agency NTA, and the result card and everything is prepared by CSIR. They provide fellowship. UGC also has a role in that. About half of the fellowships are provided by UGC. So you can immediately go to the website and you can look for the link of this particular exam, and you can get the information about that. तो आपको कहाँ से मिलेगी वो जानकारी? इसकी वेबसाइट पे जाना है आपको. एंड आई हैव प्लेस्ड अ क्विक QR कोड फॉर यू. आप यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उस लिंक पर पहुंच सकते हैं जहां पर सही जानकारी आपको मिलेगी एंड ऑथेंटिक सोर्स से वो जानकारी आपको मिल सकती है. और यू कैन सिंपली, एज आई टोल्ड यू, यू कैन गो टू द गूगल एंड यू कैन सर्च द NTA. इस बार का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, या जब भी आपको एग्जाम देना है उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, इंफॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड कीजिए और उसको बहुत ध्यान से पढ़िए. उसमें सारी चीजें, लगभग सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है. बिल्कुल इसी तरह से आप और भी चीजों की जानकारी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी और एग्जाम की जानकारी चाहिए, जैसे कि आपको DBT JRF की जानकारी चाहिए, तो DBT JRF के लिए भी एक ऑफिशियल पेज होता है. एंड DBT जनरली कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट इन गुड़गांव. थिस्टी कंडक्ट कराता है कई बार. So you can also have the DBT JRF link. With the help of this QR code, you can directly reach to the link of DBT JRF. आप इस लिंक के थ्रू वहां जा सकते हैं. इसी तरह से आप ICMR, DST और गेट एग्जाम्स की जानकारी वहां से आपको मिल सकती है. तो ये तो था कि आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी. अगर आप इसमें भी कैपेबल नहीं है, इसमें भी आप अगर वीडियोस देखना चाहते हैं कि मुझे एग्जाम कब देना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है अपने आप को. क्योंकि एक मास्टर्स स्टूडेंट जिसको डिग्री मिलने वाली है मास्टर्स इन बायोलॉजी की, दैट पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट information from the authentic resource, that means you need to improve. So this was the second point. That means you have multiple exams which you can appear in and places where you can find the authentic information. जब आपने फॉर्म भर दिया, सारा फॉर्म फिलअप करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो अब एक नेक्स्ट चैलेंज आपके सामने आता है, योर प्रिपरेशन. So how to prepare for exam? Now I would say the preparation is consistent and long process. किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है ना, वो एक कंसिस्टेंट और एक लंबा प्रोसेस. अगर कोई आपसे कहता है कि वो आपको 2 महीने में एग्जाम क्लियर करा देगा, आपकी तैयारी करा देगा, दे आर मिसलीडिंग यू. वो आपको मिसलीड कर रहे हैं. तो क्या करेक्ट है? आप कंसिस्टेंट रहिए. दैट मीन्स you should know the syllabus and you should prepare continuously for it. When I say continuously, that means if you are enrolled in BTech, if you are enrolled in BSc, if you are enrolled in MSc, या आपने MSc पास आउट कर लिया है, BTech पास आउट कर लिया है, तो आपके पास किसी भी एग्जाम का, चाहे वो CSIR एग्जाम हो, चाहे वो ICMR हो, चाहे वो DBT हो,
या फिर वो गेट हो, किसी भी एग्जाम का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दैट शुड बी प्लेस्ड ऑन योर टेबल। आपके टेबल पर वो सिलेबस हर समय रहना चाहिए। कहाँ से मिलेगा सिलेबस? अगेन, डोंट गो हेयर एंड देयर, गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स एंड डाउनलोड द सिलेबस फ्रॉम देयर। जैसे कि CSIR नेट के लिए आप CSIR HRD की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर सिलेबस टैब में जाएंगे और वहां पर अपने सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस मिल जाएगा और उस सिलेबस को आप अपने टेबल पर रखिए और ये देखिए कि व्हाट यू नो इन दैट सिलेबस, व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड व्हाट इज फॉलोइंग इन योर करिकुलम। मतलब उस सिलेबस में अगर 10 यूनिट हैं या 13 यूनिट हैं या 8 यूनिट हैं, तो आप देखिए उन यूनिट्स में से कितनी यूनिट आपके ऑलरेडी इन करिकुलम में कवर होती है। और उन लोगों के लिए तो ये वीडियो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जो अभी इनमें इनरोल हो रहे हैं। अगर आप अभी इनरोल हो रहे हैं और आपने ये वीडियो देख लिया है, तो मैं कहूंगा कि आज ही आप अपने टारगेट एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। एक से ज्यादा एग्जाम के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो सबके सिलेबस अपने पास रखिए और ये देखिए, यू मैप योर सिलेबस विद योर करिकुलम। आप अपने करिकुलम के साथ उनको मैप कीजिए। जितनी चीजें आपके करिकुलम से मैप होती हैं उनको बिल्कुल क्लास में इस माइंडसेट से पढ़ना है कि आपके एग्जाम में भी वो चीजें पूछी जाएंगी बाद में। जो रेगुलर MSc का एग्जाम है उसकी तैयारी तो आप कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी इन फेलोशिप एग्जाम्स की तैयारी भी हो जाती है। बाय एनी चांस इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, आप लेट हो चुके हैं, आपने MSc कंप्लीट कर लिया है, BTech कंप्लीट कर लिया है, देन यू कैन डू अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। तो एक तरीका तो यह है कि आप सिलेबस को मैप करें और सिलेबस को मैप करके तैयारी करते रहें साथ के साथ। कुछ कोर्सेज होते हैं जिनमें आपका सिलेबस 100% मैच हो जाएगा, कुछ कोर्सेज होंगे जिनमें आपका सिलेबस 10% 20% मैच होगा। जैसे कि अगर आप MSc माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं तो हो सकता है कि CSIR का सिलेबस आपका मैप ही ना हो, आपको 1-2 यूनिट ही मैप हो पा रही हो। तो अगर आपका सिलेबस मैप नहीं हो पा रहा है तो आपको एडिशनल टाइम देना पड़ेगा। जैसे आपका जो MSc का प्रोग्राम है उसके साथ साथ आप दिन में थोड़ा बहुत टाइम निकाल लीजिए, 1 to 2 आवर जितना भी निकाल सकते हैं, एंड यू स्टडी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। सिमिलरली इफ यू आर डूइंग अ डेडिकेटेड प्रिपरेशन, अगर आप पास आउट हो चुके हैं और डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको जरूरत होगी स्टडी मटेरियल की और गाइडेंस की। अब ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपकी कॉम्पिटेंस पर। It depends upon your competence that what kind of study material you can read and whether or not you need guidance. आपको गाइडेंस चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो देखिए, स्टडी मटेरियल बेस्ट सोर्स which I would recommend as a person who has established himself as a researcher, I'll say that you should go for standard reference books. किसी भी सब्जेक्ट के लिए there are plenty of books which have been written by renowned authors who have worked in that area, जिन्होंने उस एरिया में काम किया है। उन ऑथर्स की स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफरेंस बुक पढ़ें, विच यू विल गेट टू नो फ्रॉम योर सब्जेक्ट टीचर। इन बुक्स के बारे में आपको अपने कॉलेज टीचर्स, कॉलेज के सीनियर्स, या आप लाइब्रेरी में भी जाएंगे अपने कॉलेज की, विच मेनी पीपल डोंट गो नाउ डेज। आप जाएंगे तो वहां सेक्शंस बने होते हैं, बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन अलग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेक्शन अलग है। तो कभी टाइम निकालकर लाइब्रेरी जाइए और वहां पर अच्छी रेफरेंस बुक्स ढूंढिए एंड टेक recommendations or take reference from your teacher or your faculty or your seniors। आप इनसे रेफरेंस लीजिए क्योंकि उन्होंने वो किताबें पढ़ी हैं और आपको बता सकते हैं कि किस बुक में कौन सी चीज अच्छी मिलेगी, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सो गेट अ लिस्ट ऑफ दैट। आप ऐसी बुक्स की लिस्ट बनाइए और देखिए कि आप इस गिवन टाइम में, जितना टाइम आपके पास प्रिपरेशन के लिए है, आप वो किताबें पढ़ सकते हैं या नहीं। It is not necessary to complete every book. Like you have a very standard book known as Nelson and Cox Biochemistry, which is very much referred across the globe for biochemistry. It is not necessary that you read the entire book, but you can go for your standard topics. आप अपने syllabus के हिसाब से उन topics को देखिए जो अक्सर पूछे जाते हैं और सिर्फ उन topics को ही cover कर लेना काफी होता है। Like
Biochemistry book may also have molecular biology, it may have replication, it may have transcription, it may have translation, but whether you need to study it from biochemistry book or a molecular biology book will be better for it. If you want to study transposons, whether a molecular biology book will be good for you or genetics book will be good for you, that you can get to know by recommendations or by reviewing the book quickly. आप एटलीस्ट एक क्विक सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी बुक में क्या चीज अच्छी है, and then you can accordingly read it up. At the same time, जब आप books पढ़ते हैं, always have a habit of making notes. I've seen many people, and that is actually a kind of self-destructive approach, that you borrow notes from somebody, you take material from someone and you start reading from that. No, you will not build up understanding if you get ready-made things. Don't rely upon those things. Somebody else would have made those notes, somebody else would have made that entire preparation set by depending upon his or her own compatibilities. अगर किसी के नोट्स आप यूज करते हो तो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अपनी डिफिकल्टी लेवल है, हो सकता है उसको कोई चीज टफ लगती हो, उसने उस चीज को ज्यादा अच्छे से एलैबोरेट किया हो, ज्यादा अच्छे से समझा हो, बट आपके लिए वो चीज आसान हो सकती है, किसी और के लिए कोई चीज इजी है, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। तो हमेशा अपने नोट्स खुद बनाइए, दैट कुड बी अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग, एंड मेक शॉर्ट क्विक नोट्स, स्पेशली उसमें ऐसी चीजें भी लिखिए जो आप आने वाले टाइम में रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। आई वुड ऑल्सो से यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, दैट इज सेल्फ रिविजन। आई मीन व्हेनेवर यू स्टडी समथिंग, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो एक पढ़ने के बाद उस बुक को क्लोज कर दीजिए, एंड देन यू ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग एंड राइट इट डाउन कि आपको कितना याद रहा। रटने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ रोट लर्निंग, बट लर्न वेदर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स और नॉट। और यहाँ पर काम आता है साथ में डिस्कशन करना। इफ यू हैव peers, if you have a group of students who are preparing with you, you discuss things with them, or if you can teach to somebody, you teach those things to someone. That will help you a lot in improving your concepts. आपको concepts improve करने में उस चीज से मदद मिलेगी। So this is how you can go for preparation by yourself. But there is a challenge. Many students who are from different branches of subjects, they might not understand everything by themselves, and they sometimes need a guidance or they need a mentor. उनको हो सकता है कि किसी mentor की जरूरत हो। So many people would ask whether I should go for a dedicated institution who are helping us or mentoring us. क्या हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए जहां पर हमें वो मेंटरशिप मिल सके, जहां ऐसे लोग मिल सकें जिन्होंने एक सब्जेक्ट को कई बार पढ़ा है और उनकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, वो आपको कम समय में उन सारी चीजों को समझा सकते हैं। सेकंड थिंग, so if you need a mentor, if your answer is yes, and the second thing, if you can't manage your time yourself, आप अपना टाइम अपने आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, if your answer is no, then in both these situations you can look for a dedicated institution. क्योंकि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे जो आपको प्रिपरेशन में मदद कर रहा है, किसी कोचिंग में जाएंगे, तो वहां पर आपको एक डिफाइंड टाइम पीरियड के आसपास इन सारी चीजों को कवर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अब ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे तो वो गारंटी ले लेगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। गारंटी ले रहा है मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स। आपको अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, एंड व्हाट आर दोज एफर्ट्स? वहां पर भी आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स पढ़ने हैं, उनकी सारी चीजें रिवाइज करनी है, और स्टैंडर्ड बुक्स भी आपको साथ में देखनी है। जो भी वहां पर रिकमेंडेशंस आपको दी जा रही हैं, जो भी गाइडेंस दिया जा रहा है, उसको प्रॉपरली फॉलो करना है। जो लोग अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, जो लोग अपना एफर्ट भी उसमें लगाते हैं, दे बिकम सक्सेसफुल। अदरवाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी तो ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, and that percentage is quite large. So it does not mean, even if you are getting a guidance, doesn't mean that you will qualify the exam. Still you have to be self disciplined and you have to follow this whole thing. आपको ये सारी चीजें तब भी फॉलो करनी होंगी। इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं,
उनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगेन आई विल से, जो एग्जामिनिंग एजेंसीज हैं, generally most of the examining agencies, they have their question papers posted on their website. एनटीए की वेबसाइट पर आपको सीएसआईआर के पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, डीबीटी के पुराने पेपर्स मिल जाएंगे. सो गेट दोस पेपर्स एंड यू फॉलो देम 3 times. एक ये रूल फॉलो करो आप, उन पेपर्स को 3 बार देखने का. कब 3 बार? पहली बार आप उस पेपर को सिर्फ क्वेश्चंस को स्कैन कीजिए बिफोर योर स्टडी स्टार्ट्स और योर प्रिपरेशन स्टार्ट्स. आपने आज डिसाइड किया कि आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहला काम आप अपने बुक्स और स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के साथ साथ पेपर्स कलेक्ट कीजिए और एक ओवरव्यू ले लीजिए कि उन पेपर्स में क्या आता है, क्या चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, क्या चीजें कम पूछी जाती हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन पेपर्स को लेकर बैठिए और सॉल्व कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स, एंड घबराने की जरूरत भी नहीं है अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो. जस्ट हैव अ ग्लिम्स. तो ये होता है पहली बार पेपर को देखना. इससे आपको आइडिया मिलेगा कि जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको किन चीजों पर ज्यादा नजर रखनी है, किन चीजों पर कॉशियस रहना है, ज्यादा डेप्थ में जाना है, कितनी चीजें पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी है. दैट यू विल गेट टू नो. फिर दूसरी बार कब पेपर को देखना है? दूसरी बार आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक. आज जैसे आपने बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, एंड यू हैव ऑल दोस क्वेश्चन पेपर्स विद यू. सो क्विकली स्कैन थ्रू एंड गेट टू नो कि ग्लाइकोलाइसिस पे कैसे क्वेश्चंस आए. नाउ व्हेन यू हैव स्टडीड दैट पेपर, जब आपने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया है, तो अब आप इवेल्युएट भी कर सकते हैं अपने आप को कि क्या आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो इससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन होगी. और तीसरी बार आपको फिर वो पेपर एक बार करने हैं जब आपकी सारी तैयारी पूरी हो जाए, जब आप रिवीजन कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ रिवीजन. सो एट दैट टाइम यू ट्राई टू सॉल्व दोज पेपर्स कंप्लीटली. पूरे पेपर को एक टाइम फ्रेम के अंदर बैठिए और पूरा पेपर करने की कोशिश कीजिए, एंड देन यू सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट. जिन टॉपिक्स को आप नहीं कर पाए हैं उनके लिए आप दोबारा से जाइए and you start revising those topics. So that could be a very good strategy when you are preparing for these kind of exams. So now what I will say, I would suggest that if you are looking for a career path in research, there may be a lot of perks, advantages भी हो सकते हैं. क्या advantage है एक research career का? आप research में career क्यों बनाना चाहते हैं? Because you want to live at the edge of future. If you are watching my video on a laptop, if you're watching my video on a mobile phone, imagine the person who would have designed the mobile phone for the first time. जिन्होंने पहली बार मोबाइल फोन डिजाइन किया होगा, उन्होंने कब इसके बारे में सोचा होगा, कब माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाई गई होंगी, जब वो दुनिया में थी ही नहीं. तो एक रिसर्चर चीजों के बारे में तब सोचते हैं जब वो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं. दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, एंड दे ऑफ कोर्स सर्व ह्यूमैनिटी लाइक मेनी अदर पर्सन्स. I'm not saying that one career is better, another career is not good. Everybody has their own role in society. Everybody has their own importance everywhere, and a blend of every career is required. But when you are choosing a specific career, you should have a motivation in yourself. तो आप उस मोटिवेशन को डेवलप कीजिए. आप फ्यूचर में जी रहे होंगे, फ्यूचर की चीजें करेंगे, आप एक चैलेंजिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. And when you are doing research, your aptitude, your thought process, thinking, everything changes meticulously. तो ये कुछ advantages हैं रिसर्चर बनने के, रिसर्च में जाने के कुछ perks हैं, benefits हैं, and कुछ drawbacks भी हैं. The process or the paths to reach a particular position is quite long compared to other sectors. बाकी सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो उनके मुकाबले एक established रिसर्चर बनने में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगता है. बट दैट हैज गॉट ऑफ कोर्स रिटर्न्स. उसके रिटर्न्स भी होते हैं. यू माइट हैव सीन famous personalities, Nobel laureates, get inspired by them, get inspired by their work, and stay in touch with the current research. जो ट्रेंडिंग रिसर्च है, read science magazines, read current news in the science, and then you will stay motivated, and then you will be choosing the right career. But I'm not going to tell you more about this.
इसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं बताने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू फिल दिस वीडियो विद द क्रैप विच एवरीबडी डज, जैसा कि सारे लोग करते हैं। उस तरह की जानकारी मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि वो सारी जानकारी लेने के लिए आप कैपेबल हैं। You can find how much money you get in a salary. You can find it out where the forms are available, and you should do that yourself. The most important thing is stay motivated and stay informed about what you want to do in future. That's all from my side today. Wish you all the very best. Thank you very much.